Hello to all of you. Myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing chapter number 2 which is constitutional design and this is the fourth part. इसे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको हम लोगों ने देखा था। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फ्रेम आउट किया गया, इसको हम लोग आज के वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ए ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वाज नॉट एन ईजी अफेयर। ये बहुत आसान नहीं था कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जाए, क्योंकि यहाँ बहुत सारी डाइवर्सिटी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डाइवर्सिटी बहुत सारी है, चाहे वो रिलीजन को लेकर हो, कास्ट को लेकर के हो, या लैंग्वेजेस को लेकर के हो, या अलग अलग फेस्टिवल, खाने के तरीके, बहुत सारी डाइवर्सिटी हम देखते हैं कि हमारी कंट्री में मौजूद है। तो एक तो इतना बड़ा पॉपुलेशन और इतनी सारी डाइवर्सिटी, इसमें एक कोऑर्डिनेशन कायम करना, इसको एक सूत्र में बांधना, इसको एक अम्ब्रेला के नीचे लाना, ये एक बहुत ही जटिल काम था। तो आइए आज समझते हैं हम लोग कि क्या हालात अच्छे थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। What was the difficult circumstances at the time of making constitution? जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय देश के हालात अच्छे नहीं थे। अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इंडिया के सामने थी। तो आइए उन प्रॉब्लम्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो हालात थे, क्या वो सिचुएशंस थे जो इंडिया में उस समय थे, और उसी दौरान कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की जिम्मेवारी भी थी। तो ये दोनों चीज़ें किस तरह से काम कर रही थी, इसको हम लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कि द पीपल ऑफ इंडिया वेर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ द सिटीजन। अभी तक यानी इंडिपेंडेंस जब तक मिली नहीं थी इंडिया को, तब तक इंडियंस गुलाम थे ब्रिटिशर्स, और ये गुलामी इस कदर लंबी थी, 200 सालों की लंबी गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ था। तो एक सब्जेक्ट्स की तरह सब लोग हो गए थे, एक गुलाम की तरह, एक प्रजा की तरह हम लोग बिहेव करते थे उस समय। तो अब जो है ये चीज़ें चेंज होकर अब हम लोग जब डेमोक्रेसी मिलने वाली थी तो इंडियंस जो है वो एज अ सिटीज़न बनने वाले थे, पहली बार कि वो इस देश के नागरिक बनने वाले थे। और ये एक पहला मौका था उनके सामने कि अभी तक वो गुलाम की तरह ट्रीट होते थे, अब वो यहाँ से सिटीज़न की तरह ट्रीट होने वाले थे। तो ये एक बेहद ही रोमांचक चीज़ थी और बहुत बड़ा बदलाव था इंडियंस के लिए कि उनकी सोच जो थी वो एक गुलामी की सोच रही और उसके बाद उनको कन्वर्ट होना था एज अ सिटीज़न। तो डेमोक्रेसी को अब वो लोग फेस करने वाले थे। तो ये एक बेहद ही बड़ा कारण रहा उस समय और बहुत बड़ा चेंज था। दूसरी बात है कि द कंट्री वॉज बॉर्न थ्रू ए पार्टीशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस। जब इंडिया को आज़ादी मिली तो वो डिवीज़न के शर्त पे मिली थी, यानी कि भारत दो टुकड़ों में विभाजित हो गया था। एक साथ दो देशों को इमर्ज होना था एज ए फ्री कंट्री। एक तो इंडिया थी और दूसरा पाकिस्तान भी इंडिया से अलग होकर वो एक नई कंट्री के रूप में इमर्ज हो रहा था। तो ये सिचुएशन जो पार्टीशन की थी, वो इसका बेस जो था वो था रिलीजन। जो जिसने टू नेशन थ्योरी दी, जो इस डिवीज़न का बेस बना टू नेशन थ्योरी, उसमें ये बातें कही गई हैं कि ये देश दो लोगों का है, हिंदू और मुसलमान, और दोनों अपने अपने बिलीफ्स के साथ रहना चाहते हैं। वो एक साथ रह ही नहीं सकते, इसलिए उनको एक अलग कंट्री मुस्लिम्स को दी जानी चाहिए। और इस बेस पे इंडिया का डिवीज़न हो गया। तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में विभाजित था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। यानी कि अभी जो पाकिस्तान है वो पश्चिमी वेस्टर्न पाकिस्तान था, और एक वेस्ट बंगाल के पास एक बांग्लादेश जो है ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में इमर्ज हुआ। यानी पाकिस्तान के दो टुकड़े थे और दोनों दो साइड में थे इंडिया के, एक पूर्वी साइड में था और एक पश्चिमी साइड में था। तो एक बंगाल और दूसरा पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो पार्टीशन हुआ उसका बेस जो था वो रिलीजियस था, और रिलीजियस बेस पे
जो ये बंटवारा हुआ उसके कारण एट लास्ट 10 लाख पीपल्स वेयर किल्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर इन पार्टीशन रिलेटेड टू वायलेंस। और जब ये डिवीज़न हुआ उस समय रिलीजियस वायलेंस यानी दंगे शुरू हो गए। दो पार्ट्स में खास करके ये दंगे शुरू हो गए, एक तो वेस्टर्न साइड में जहां आज पाकिस्तान है और दूसरा जहां बांग्लादेश है वहां पे, यानी वेस्ट बंगाल के एरियाज़ में और दिल्ली और पंजाब से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पे ये दंगे ज़्यादा करके देखने को मिले। और इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि इंडिया और पाकिस्तान रिलीजन के बेस पे डिवाइड हो रहे थे, और जब उधर जो लोग पड़ गए हिंदू लोग, बॉर्डर के उस तरफ पाकिस्तान के साइड में जो लोग हिंदू थे वो लोग इंडिया आना चाहते थे, इंडिया के तरफ जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान जाना चाहते थे। तो रास्ते में जब भी वो क्रॉस करते थे एक दूसरे को तो वहाँ क्लैश हो जाता था उनका, और इस क्लैश में लगभग 10 लाख से ऊपर लोगों की मृत्यु हो गई। 10 लाख लोग मारे गए इस दंगे में। तो ये एक बहुत भयावह स्थिति थी, और इसी पीरियड में कॉन्स्टिट्यूशन को भी कंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेवारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर थी। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट टू द रूलर्स of the princely state to decide whether they wanted to merge with India or with Pakistan or remain independent। और एक तीसरी बात जो सामने आई वो ये थी कि जो पार्टीशन का जो दस्तावेज था उसमें इस बात का जिक्र था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे जहाँ राजे रजवाड़े रहते थे, अपना राज्य कायम किए हुए थे इंडिया में, तो यानी कि सारे क्षेत्र पे डायरेक्ट रूल नहीं था ब्रिटिशर्स का, वो इनडायरेक्टली भी रूल करते थे, और जहाँ इनडायरेक्टली रूल करते थे वहाँ वो जगह जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स थे। तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के सामने 3 ऑप्शन रखे कि या तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, या आप इंडिया के साथ मिल जाएं, और या आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो जो स्टेट्स बाउंड्री से लगे हुए थे पाकिस्तान के, उनसे पहले ही समझौते हो चुके थे कि वो इंडिया के पार्ट होंगे, लेकिन कुछ ऐसे पार्ट्स थे जैसे कि हैदराबाद था और उस समय भोपाल था, और भी बहुत सारे ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रहे, क्योंकि उनकी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ तो मिलती नहीं थी, वो बीच में थे, तो वो चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट रहें। जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया है, इसमें बीच में कहीं एक प्रिंसली स्टेट है, अगर उसको उस प्रिंसली स्टेट को इंडिया में मर्ज नहीं कराया गया तो वो पैच की तरह दिखेगा कि पूरा इंडिया और बीच में एक कोई अन्य देश है। तो ये सिचुएशन आ गई थी उस समय वहाँ पे इंडिया में। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो ये 3 ऑप्शंस अंग्रेज़ों ने छोड़ दिए थे प्रिंसली स्टेट्स के लिए कि या तो आप इंडिया में मिल जाएं, या पाकिस्तान में मिल जाएं, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या उस समय सामने दिख रही थी, और इसी सब सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन को भी कंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेवारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने थी। तो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीन रिटन, जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक्स एज सिक्योर एज इट डज टुडे। जितना सिक्योर आज हम लोग माहौल को पाते हैं इंडिया में, इतने अच्छे सिचुएशंस उस समय नहीं थे, और बहुत जटिलता के दौर से इंडिया उस समय गुजर रहा था। न्यू बॉर्न इंडिपेंडेंट कंट्री थी इंडिया, और इतनी सारी समस्याएं थी जो अंग्रेज़ों ने पार्टीशन करके उनके सामने रख दिया था, प्रिंसली स्टेट्स को आज़ादी दे दी थी। तो ये सारी समस्याएं बहुत जटिल थी, और उसमें एक अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की जिम्मेवारी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर थी। लेकिन फिर भी इन हालातों में रहते हुए भी इंडिया को एक सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन मिला, वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कह सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि किन हालातों में उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, ये बातें हम लोगों ने आज के वीडियो में समझी। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।